हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग एक न्यू क्लास लेके आए हैं जहाँ पे हम लोग क्लास 12 टर्म 2 का 2021 एंड 2022 सेशन का इकोनॉमिक का जो सैम्पल पेपर आया है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का है। तो क्वेश्चन आपका जो है वो 40 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 2 आवर का टाइम दिया जाएगा। 13 क्वेश्चन है ओनली। 5 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वाले हैं, 5 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले हैं एंड 3 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स वाले हैं। ओके, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी गिवन है कि आपको कैसे आंसर करना है। तो 2 मार्क्स के लिए आपको 30 to 50 वर्ड्स में आंसर करने हैं। 3 मार्क्स के लिए आपको 50 to 80 वर्ड्स में आंसर करने हैं। 5 मार्क्स के लिए आप 80 to 120 वर्ड्स में आंसर कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो केस और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो है उसको कुछ या तो केस के अकॉर्डिंगली है या फिर कुछ सोर्स लिया हुआ है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली भी हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 1 का बात करें, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 में आपको 2 ऑप्शन है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उसको आप आंसर कर सकते हैं। ये तो कहते हैं आपका चॉइस बेस्ड भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या डिफरेंस होता है वो बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो इसका आंसर आइए हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होता है हम लोगों का कि फाइनल गुड्स फाइनल गुड्स जो हम लोग रेफर करते हैं वैसे गुड्स को जो कि आइदर यूज होता है फाइनल कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का क्या हो जाता है, फाइनल गुड का एक बेसिक डेफिनेशन है एक सेंटेंस में। जहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो वैसे गुड्स को कहते हैं जो कि या तो हम लोग रीसेल के लिए यूज कर सकते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 का आपका आंसर है। क्वेश्चन 2 के लिए है आपका क्वेश्चन 1 का ही सेकंड का जो मतलब कि इसका पार्ट बी जो था उसमें था कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होते हैं। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वैसे होते हैं जो कि एक एंटिटी के कारण दूसरे एंटिटी को जो है वो बेनिफिट मिल जाता है, किसी भी तरीके का बेनिफिट मिल जा रहा है तो बिना किसी तरीके का पेमेंट किए हुए। मतलब कि आपका फ्रेंड और आप कहीं साथ में जा रहे हैं, आपने पे किया लेकिन उसका बेनिफिट जो है आपके फ्रेंड को मिल गया बिना किसी तरीके का पेमेंट किए हुए। तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। इसी का जस्ट अपोजिट होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, जहाँ पे एक एंटिटी को जो है वो लॉस हो जाता है बिना किसी तरीके के पर्सनल मतलब कि किसी तरीके का पेमेंट करने के बदले भी या उसमें कोई मतलब कि योगदान नहीं था लेकिन फिर भी उसको जो है वो पेनलाइज जो है वो हो गया, उसको उसका लॉस हो रहा है। जैसे कि कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं जो प्रोडक्शन करती हैं तो वहाँ से कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है या मटेरियल जो है वो वहाँ से बाहर आती है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो फैक्ट्री से बाहर रहने वाले लोगों को मिलता है ना। जैसे कि अगर वाटर कंटामिनेशन का होता है, एयर कंटामिनेशन का प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यू बढ़ते जाए तो उसमें हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उसका जो इफेक्ट है उसका कंसिक्वेंसेस है जो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इसका नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का। इसी तरीके से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी हो सकते हैं कि कुछ काम करने वाली कंपनियां होती हैं वो काम करती हैं अपने लिए, जैसे कि उन्होंने अपने लिए रोड्स का कंस्ट्रक्शन करवा लिया। तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि वो रोड पे सिर्फ वही चल सकती है, या फिर अपने आसपास में हरियाली के लिए गार्डन बनवा लेते हैं तो वो गार्डन पब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है कुछ। या फिर इकोनॉमी में जंप आता है ना, तो इकोनॉमी में जो जंप आ रहा था उसका इकोनॉमी में जंप आने से सभी लोगों को उसका बेनिफिट हो रहा है ना। तो ये है ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ में। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हम लोगों को है कि कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल में एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में जहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो 1500 करोड़ है और कंजम्पशन फंक्शन जो है हम लोगों का ये दिया हुआ है 100 प्लस 0.80y, ठीक है। तो इसको हम लोगों को बस सॉल्व करना है। तो जब इक्वेशन मतलब कि जब इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होता है वहाँ पे क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ओके, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट।
तो y इज इक्वल टू तो y ही रहेगा हम लोगों का। c का हम लोगों का यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस 0.80 y प्लस हम लोग आई यानी कि इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना है यहाँ पे 500 करोड़ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 500 लिख देंगे। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y है, ये एक इंटीजर है जो कि मतलब कि एक सेम वेरिएबल वाले हैं, तो सेम वेरिएबल को हम लोग एक साइड में कर लेंगे, तो 0.80 y ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, ये है कांस्टेंट टर्म और ये 100 है 500 है कांस्टेंट टर्म, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हम लोगों का हो गया 600। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.20 y इज इक्वल टू 600। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 बाई 0.20 इज इक्वल टू 3000। ठीक है, ये इसका ये आंसर हो गया। इसका अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को सॉल्व करना है। ये आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, छोटा सा इजी सा सॉल्यूशन था। और इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे भी है इसी तरीके से बताया गया, बस यहाँ पे क्या क्या है गिवन वगैरह जो दिए हुए हैं उसको आपको लिख देना है एक अच्छा मार्क्स के लिए, फिर आपको फॉर्मूला लिख देना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, पहले गिवन दे करके उसको लिख लीजिएगा कि गिवन में क्या क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक और पार्ट है जो कि है यहाँ पे कहा गया है कैलकुलेट चेंज इन इनकम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इन विच मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 1000 करोड़। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है चेंज इन ऑटोनोमस, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आई बाई 1 माइनस सी हो जाएगा, है ना, आई ये वाला इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट बाय 1 माइनस सी, मतलब कि टोटल कितना चेंज हुआ है इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे पूछा है चेंज इन इनकम, यानी कि यहाँ पे ये जो चेंज हुआ है इसमें हम लोग को जब ऑटोनोमस चेंज पता करना होता है तो यहाँ पे हम लोग उसको पुट कर सकते हैं। तो आई का वैल्यू यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 1000 बाई 1 माइनस एमपीसी हम लोग को कितना दिया हुआ है 0.8, तो 0.8 कर देंगे इसको हम लोग, और 1000 को हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0.2 से, तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा लगभग 5000। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका इसको बनाने का। दूसरा एक और तरीका भी है इसको बनाने का, तो दूसरा तरीका इसको मैं बता देती हूँ कैसे बनाना है। ये डायरेक्ट मेथड है, एक और जो है वो इसका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में है, थोड़ा सा लेंदी जा करके है, लेकिन इसका यहाँ पे बनाने का दूसरा तरीका है। इसमें है कि गिवन हम लोगों का है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ 1000 करोड़ से, एमपीसी है 0.8, के का वैल्यू होता है 1 बाई 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो पहले हम लोगों को ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का चेंज इन इनकम बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो ये हम लोगों को ये फॉर्मूला हम लोगों को डायरेक्टली पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को वाई तो नहीं पता है, के भी नहीं पता है, हम लोगों को सबसे पहले क्या पता था आई पता था। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा के फाइंड आउट करना होगा। के फाइंड आउट करने का तरीका क्या है 1 बाई के का फॉर्मूला एक और होता है 1 बाई 1 माइनस एम पी सी, तो 1 है हम लोगों का दिया हुआ 1, तो 1 ही है, 1 माइनस एम पी सी करेंगे तो आ गया कितना 0.5, यानी कि मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आ गया मेरा यहाँ पे 5 टाइम। अब मल्टीप्लायर आपका जो भी आया हुआ है यहाँ पे जैसे कि 5 है, अब इसको बस हमको क्या करना है इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो डेल्टा वाई बाई 1000 इज इक्वल टू हम लोगों को अगर यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा 5000। तो मल्टीप्लायर क्या होता है, तो मल्टीप्लायर हम लोगों को जितना भी से इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज होता है ना वो हमारा फिर इनकम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम लोग जैसे अभी फॉर्मूला पढ़े कि वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ठीक है, तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ यानी कि किसी न किसी फैक्टर को ये पेमेंट किया गया होगा। अब 4 ही फैक्टर है हमारे, चारों फैक्टर को पेमेंट किए तो उसकी वजह से क्या हुआ हमारा इनकम इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर हमारा 0.8 है, यानी कि लोग 0.8 कंज्यूम कर लेंगे, मतलब कि 0.2 लोग सेव कर लेंगे, 0.8 लोग खर्च कर देंगे और बाकी का पैसे जो है वो फिर से इकोनॉमी में आ जाएगा, क्योंकि खर्च करेंगे तो फिर से इकोनॉमी में गया, फिर से इकोनॉमी में गया तो फिर से ये वापस इनकम बन के फिर से यहाँ आ गया, फिर से यहाँ पे लोग 0.2 सेव करेंगे, फिर बाकी के पैसे बचे हुए जो है वो फिर से इकोनॉमी में जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से ये जो है ना वो चलते रहता है। लेकिन एक बार एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे हर बार हम लोग 0.8 ही खर्च करते हैं, 1 रुपया कमा के 1 रुपया खर्च नहीं कर रहे। 1 रुपया कमाते हैं तो उसमें का सिर्फ 0.8 ही जो है हम लोग खर्च कर रहे हैं, 0.2 हम लोग सेव कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा ये जो सर्कल है वो एक समय के बाद में वो
ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब आ जाएगा। तो यही चीज़ हम लोगों को पता करना था कि कितने सर्कल लगाने के बाद में वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 5 टाइम्स, है ना, यानी कि ये जो है वो 5 राउंड मारेगा, उसके बाद में वो 0 पे आसपास में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एज द इनकम इंक्रीजेस पीपल टेंडेड टू सेव मोर, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। अब जैसे इनकम बढ़ता है लोग ज़्यादा सेव करते हैं, तो इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं हम लोग, ये बताना है। तो कि जैसे कि लोगों का इनकम जब लो होता है तो पीपल जो है वो स्पेंड कर देते हैं लार्ज पोर्शन के अपने जो बेसिक कंजम्पशन होते हैं उसी पे, बेसिक सर्वाइवल का रिक्वायरमेंट में। लेकिन जैसे ही इनकम इंक्रीज होता है ना, तो हम लोगों का जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, हम लोगों का रैशनल कंज्यूमर का, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, लेस कंज्यूम करते हैं और फ्यूचर के लिए हम लोग जो है सेव करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे है हमारा कि स्टेट इन एंड डिस्कस एनी 2 इंडिकेटर दैट्स हेल्प्स इन द मेजरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री। इसका क्वेश्चन भी है, वहाँ पे हम लोग आएंगे, लेकिन अभी नहीं। जैसे कि 2 इंडिकेटर्स जो है वो हेल्थ मेजर्स बता दें किसी कंट्री का। तो सबसे पहले क्या है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हर मतलब कि जो कि 1 साल से ज़्यादा अपना लाइफ जो है वो जी लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब कि जितना ज़्यादा हाई रहेगा यानी कि उतना अच्छा लोगों का इंक्रीमेंट जो है वो पॉपुलेशन में हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट हमारा जो है वो बताता है क्या, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल, जो कि एक एज है आपका ग्रुप ऑफ पीपल जो 7 और अबव होते हैं उनका। तो जो लोग या तो 7 साल के होते हैं या 7 साल से ऊपर वाले जो लोग लिटरेट होते हैं उनको हम लोग लिटरेसी रेट में काउंट कर लेते हैं। तो अब लिटरेसी कैसे हेल्थ से रिलेटेड है, तो जो लोग लिटरेट होते हैं वो जनरली अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होते हैं। जैसे कि आप और हम लोग हैं, हम लोग अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस है। इस वजह से हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि हम लोग ज़्यादा ऑयल कंज्यूम नहीं करें, ज़्यादा शुगर कंज्यूम नहीं करें। तो इस तरीके के हेल्थ जो है वो हम लोग प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिए हैं। साथ साथ में आप हाइजीन भी मेंटेन करना शुरू किया। तो ये सभी जो है वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, इसलिए लिटरेसी रेट भी हमारे हेल्थ में हो सकता है। नेक्स्ट है इसका, कंपेयर एंड एनालाइज द वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन द रूरल एंड अर्बन एरिया बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के अकॉर्डिंगली हम लोगों को बताना है कि अर्बन और रूरल एरिया में वुमेन का वर्कर पॉपुलेशन कितना है। सिर्फ वुमेन का हम लोग ध्यान देंगे तो टोटल पॉपुलेशन कितना वर्क करिए, 16.5। रूरल में कितने हैं, 17.5 एंड अर्बन में कितना है, 14.2। यानी इसको देख करके आप क्या कह सकते हैं कि रूरल में वुमेन जो है वो ज़्यादा काम करती है। अब इसका कारण क्या हो सकता है ना, यहाँ पे बस स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 16.5% वो वुमेन वर्कर पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमी में, 17.5 है रूरल से एंड 14.2 है आपके अर्बन से। कारण पॉवर्टी जो होता है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा होता है। इस वजह से उस चीज़ को कंपेल करने के लिए वुमेन जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं रूरल एरियाज की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंट्रीब्यूट कैसे करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हम लोगों को इस स्टेटमेंट को देना है एक वैलिड आर्ग्यूमेंट के साथ। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो तो सही है, चलिए हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो कैसे करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से एक इकोनॉमी में जो है ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, हायर इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाते हैं, फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलने लग जाते हैं, ज़्यादा जनरेट होता है इनकम। लोगों के इनकम बढ़ने से इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पीपल का इम्प्रूव हो जाता है। इसलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एक कंट्री में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक वैलिड रीज़न हम लोगों को देना है जो कि एक्सप्लेन करे
विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अच्छा, पहले यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में फर्स्ट वाला क्या है, किसमें से कौन सा तीन चीज, कौन से जो चीज़ें हैं वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगी। तो सबसे फर्स्ट है हमारा परचेज ऑफ शेयर ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड इन्वेस्टर इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मेयरली जो है वो पोजीशन चेंज होता है, किसी तरीके का फ्लो जो है वो इकोनॉमी में नहीं देखने को मिलता है, इस वजह से ये नहीं होगा। सैलरीज पेड बाय द फ्रेंच, हाँ ये हमारा इंक्लूड हो जाएगा नेशनल इनकम में। कंपनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू विक्टिम ऑफ फ्लड, ये इसमें किसी तरीके का मतलब कि कुछ गुड और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, बस सिर्फ एक मेनली ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है, इस वजह से इसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, जहाँ पे रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड प्राइस इंडेक्स जो है वो हमारा गिवन है। रियल प्रोडक्ट मतलब कि रियल हम लोगों का कितना है 500 है, एंड इंडेक्स इस प्राइस हम लोगों का कितना है 125 है। तो आइए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स बाई 100। तो रियल जीडीपी आपका कितना है 100 है, प्राइस इंडेक्स 125 दिया हुआ है, बाई 100 इसको बस सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया हम लोगों का 125 करोड़। क्वेश्चन नंबर 7 हमें है, हम लोगों से पूछा गया है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड कंपेयर द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब इंडिया का है कि इंडिया 30% इन्वेस्ट कर रहा है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में, और सिंगापुर जो है वो 28% जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। हम लोगों को यहाँ पर बस देखना है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तब यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो 30% इन्वेस्ट कर रहा है और सिंगापुर जो है वो 28% इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी सिंगापुर ज़्यादा डेवलप क्यों है ना। तो इसका रीज़न हम लोगों को समझ के साथ में इसको जवाब देना होगा। तो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो परसेंटेज है जीडीपी का, वो मतलब कि इन्वेस्ट जो लोग कर एक कंट्री अपना जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसका परसेंटेज जो है वो लोग खर्च कर देते हैं अपने डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में। जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी का 30% कौन करता है इंडिया, और 28% जो है वो कौन खर्च करता है तो सिंगापुर। अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी वास्ट है, रिलेटिवली लोअर प्रोपोर्शन इन दिस डायरेक्शन, और सिंगापुर जो है वो मतलब कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली छोटा सा है। इफ़ इंडिया वॉन्ट्स टू ग्रो एट अ फास्टर रेट, और हम लोगों को अगर अपना रेट जो है वो फास्ट करना होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, कॉन्सेंट्रेट करना होगा हायर जुडिशियस इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हायर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करना होगा। अब वो ऑब्वियस एक और है कि जीडीपी का भी फर्क होता है ना, जीडीपी पे भी है कि जितना ज़्यादा जीडीपी रहेगा उतना, अगर 100 है, 100 का अगर 30% निकालो तो 30 रुपये ही आया, और अगर 200 का 30% निकालो तो 60 रुपये आ गया। अगर इक्वल भी परसेंटेज यहाँ पे सिर्फ कर रहा है ना, अमाउंट थोड़ी बताया हुआ है कि किसका जीडीपी कितना था और उस जीडीपी का वो कितना, इन रुपीज़ नहीं है, ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए ना हम लोगों को एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को हम लोगों को पढ़ना है और उसके बाद में हम लोगों को आंसर करना है। इस पैराग्राफ को अगर आप एग्ज़ाम में इस तरीके का पैराग्राफ रहता है तो उसका आप बेसिकली जो की पॉइंट्स है उसको आप ध्यान में देते रहिएगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन पढ़ लेना है। सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बताना है हम लोगों को, आउटलाइन करना है एनी टू इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात किया गया। इसका 2 एडवांटेजेस हम लोगों को पढ़ने समय में ही दिमाग में रख लेना कि हाँ ये 2 चीज़ें जो है वो हमको लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनालाइज एंड इम्प्लीकेट्स बायलैटरल डेब्ट ट्रैप सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान
जो कि चाइना की तरफ से जो हो रहा है उसको, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन जो है वो हमारे बायलैटरल ट्रैप पे हम लोगों को ध्यान देना है, दूसरा हम लोगों का जो दो एडवांटेजेस है उसको ध्यान देना है। आइए हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अगर हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करें तो यहाँ पे चाइना पाक का फ्रेंडशिप कॉरिडोर जो है उस पे है कि चाइना और पाकिस्तान का जो फ्रेंडशिप कॉरिडोर है उस पर, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, CPEC से है, जो कि लगभग डिपेंड करता है, लगभग डिकेड्स पुराने उनके रिलेशनशिप है उस पर। और ये क्रिटिसिज्म में तब आया जब पाकिस्तान को चाइना ओवर बर्डन करने लगा अमाउंट ऑफ डेप्ट से, तो टू यूज़ इट्स डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, जो कि चाइना करता है, सभी जो लो अर्निंग या फिर पुअर कंट्रीज होती हैं उनको वो डेप्ट दे करके अपने अंडर में ट्रैप में ले लेता है, स्ट्रैटेजिक एसेट ऑफ पाकिस्तान, ताकि उनको जो है वो एक्सेस मिल जाए, चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक्सेस मिल जाए कहाँ पे, तो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे। अब फाउंडेशन CPEC का हुआ कब, तो ये हुआ था चाइना बेल्ट और एंड रोड इनिशिएटिव में, जहाँ जो कि 2013 में हुआ था मई में। उस समय में चाइना जो है वो वीक इकोनॉमिक ग्रोथ से जो है वो जूझ रहा था। चाइना जो है वो कमिट किया कि इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करेगा, चाइना को चाइना ने कमिट किया कि वो पाकिस्तान को हेल्प करेगा उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। पाकिस्तान एंड चाइना का जो स्ट्रेटेजिक जो रिलेशनशिप है वो लगभग दशकों पुराना है, जहाँ पे पाकिस्तान टर्न टू चाइना एट टाइम व्हेन इट नीडेड अ रैपिड इंक्रीज इन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग टू मीट अ क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट इन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे जब चाइना जो है वो पाकिस्तान जो है वो चाइना के पास में तब गया था जब उसको एक एक्सटर्नल फाइनेंस का ज़रूरत था, ताकि वो उसके जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सके। पर्टिकुलरली कहाँ पे उनको करना था, तो उनके पावर प्लांट और हाईवेज में उनको करना था, ठीक है। तो CPEC जो है वो स्टार्टिंग जो कि कौन कौन से नीड को पूरा किया था, तो लीडिंग टू ड्रामेटिक इंक्रीज इन पाकिस्तान पावर जनरेशन, पाकिस्तान में पावर जनरेशन का कैपेसिटी इंक्रीज किया, साथ साथ में ब्रिंगिंग एन एंड ऑफ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट दैट हैड मेड रोलिंग ब्लैकआउट रेगुलर अक्रेंस ऑफ अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे ब्लैकआउट्स जो है वो करंट मतलब कि लगातार हो रहे थे चाइना पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था वो कम हो रहा था, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो फिर से लीन हुआ CPEC में, लेवरेजिंग चाइनीज फाइनेंस एंड टेक्निकल असिस्टेंस अटेम्प्ट टू एंड द पावर शॉर्टेज दैट हैड पैरालाइज द इकोनॉमिक कंट्रीज इकोनॉमी। तो वो चाइना से लेवरेज लेने चला गया। लेवरेज यानी कि क्या होता है ना, किसी फिक्स्ड अमाउंट पे जब किसी तरीके का रिटर्न आता है ना तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेवरेज, ठीक है। तो और डेप्ट में उसमें चला गया। अब पावर शॉर्टेज के कारण क्या था ना कि चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमी जो है वो पैरालाइज हो चुका था। कुछ साल बाद चाइना जो है वो इन्फ्लुएंस करता है पाकिस्तान को, इंक्रीज एट अनइमेजिनेबल पीस। अब चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ गया है और इसका की स्पीड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चाइना एज पाकिस्तान लार्जेस्ट बायलेटरल क्रेडिटर। अब यहाँ पे है कि चाइना जो है वो कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बायलेटरल क्रेडिटर जो है वो बन गया है। चाइना का जो एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तान इकोनॉमीज हैज़ ग्रोन सब्सिस्टेंटली इन रिसेंट ईयर एंड मेनली ड्यू टू फैक्ट बीजिंग इज नाउ द इस्लामाबाद लार्जेस्ट क्रेडिटर। अब इस्लामाबाद जो है वो चाइना का सबसे बड़ा इस्लामाबाद का सबसे बड़ा क्रेडिटर कौन है, बीजिंग। जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके अकॉर्डिंगली टोटल पब्लिक और पब्लिक गारंटेड एक्सटर्नल डेप्ट्स जो है थे 44.35 बिलियन डॉलर थे 2013 में, और 9% जिसका कि चाइना से लिया गया था। और अप्रैल 2021 में ये एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो 90.12 बिलियन डॉलर हो गए पाकिस्तान के, जिसमें कि 27.4% जो है वो अकेले यानी कि लगभग 24.7 बिलियन जो है वो पाकिस्तान चाइना से लिया था एक्सटर्नल डेट के रूप में, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF कौन है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका नाम है।
जो कि दुनिया में जितने भी मॉनेटरी रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो मेयरली आईएमएफ ही लेता, ठीक है। एडिशनली इसमें चाइना जो है वो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो additionally China's provided financial and technical expertise to help China build in road infrastructure, expanding north-south connectivity to improve the efficiency of moving goods from Karachi to way to गिलगित बलूचिस्तान जिसका नाम है उसका। तो चाइना जो फाइनेंशियल असिस्टेंट और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो दिया पाकिस्तान को, उससे क्या हुआ ना कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ गया, नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो गया, जिससे कि गुड्स जो है कराची और गिलगित पाकिस्तान में बलूचिस्तान में मूव करवाना आसान हो गया। इन इन्वेस्टमेंट्स के वजह से क्रिटिकल इन बेटर इंटीग्रेशन द कंट्रीज पोर्ट्स, और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ के पोर्ट्स को भी सही करने में यूज़ किया जाए, स्पेशली कहाँ के पोर्ट्स, तो कराची के, जो कि कुछ जो है अर्बन सेंटर जैसे कि पंजाब और खैबर पख्तून है वहाँ के मतलब कि उनका डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया गया है। डिस्पाइट पावर asymmetry between China and Pakistan, lateral still have tremendous agency in determining its own policies, even if such comes under the expenses of a long-term socio-economic welfare of Pakistani citizens। अब ये जो है पावर चाइना और पाकिस्तान के बीच में एसिमेट्रीज हैं, और द लेटर स्टिल हैज़ ट्रेमेंडस एजेंसी इन डिटरमाइनिंग इट्स ओन पॉलिसीज, और इसका कुछ अपने पॉलिसीज़ भी डिसाइड करने में चाइना जो है वो पाकिस्तान के पास में ही सोचता है कि पाकिस्तान वैसे ही डिसीजंस लेता है अपने पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग जो कि चाइना उसको कहता है। अगर इस तरीके के पॉलिसीज़ जो है वो आ रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो चाइना पाकिस्तानी सिटीज़न के मतलब कि क्या बोलेंगे कि कॉस्ट पे आ रहा है ना, मतलब कि कह दे सीधे सीधे तो अभी जो डेप्ट लिए जा रहे हैं ये डेप्ट ऐसा थोड़ी ये है कि वो कभी पे नहीं करना पड़ेगा, इन लॉन्ग टर्म कभी ना कभी तो पे करना ही पड़ेगा, जो कि बेयर कौन करेगा, तो वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं उन्हीं को वो बेयर करना पड़ेगा। अब इसके दो हम लोगों को एडवांटेजेस बताने थे। एडवांटेजेस में हम लोग दो क्या पढ़े, एक तो उनका रोड बन गया, दूसरा उनका इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया। तो चाइना जो है पहला इसका हम लोग एडवांटेजेस का बात करते हैं, चाइना जो है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया पाकिस्तान को ताकि वो अपना रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो है वो इकोनॉमी का सुधार सके। दूसरा सीपीई की वजह से इंक्रीज हुआ उनका पावर जनरेशन पाकिस्तान में, जिसके वजह से सप्लाई साइड जो है उनका ठीक हो गया और ब्लैकआउट जो फेनोमेना था वो उस कंट्री का सही हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था हम लोगों का कि एनालाइज करना है हम लोगों का डबल ट्रैप सिचुएशन, डेप्ट ट्रैप सिचुएशन जो पाकिस्तान के साथ में हो रहा है, जो चाइना कर रहा है, तो उसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि कैसे चाइना जो है वो पाकिस्तान को अपने डेप्ट में फंसा रहा है धीरे धीरे। तो चाइना हैज़ बिकेम द फेमस फॉर इट्स डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी इन रिसेंट टाइम। सभी लोगों को हम लोगों को पता है कि चाइना जो है ये डेप्ट ट्रैप पॉलिसी अपनाता है पुअर कंट्रीज़ के लिए। चाइना जो है वो प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में, ताकि उनके वेरियस जो टू हेल्प वेरियस नेशंस टू ब्रिंग देम अंडर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। अब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्प्लीकेशन जो है डिप्लोमेसी का वो है कि बीजिंग जो है वो सबसे बड़ा क्रेडिटर हो गया है इस्लामाबाद का। इसके बारे में कहाँ बताया गया था, जो पाकिस्तान फाइनेंस ने जो रिपोर्ट किया था मिनिस्ट्री वाले उसमें, और उसी में के बारे में है। और साथ साथ में जो आईएमएफ ने जो रिपोर्ट दिया था उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इतना रुपया का जो डेप्ट जो है वो चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर में दे दिया। तो इसके वजह से ये धीरे धीरे जो है वो अपना डेप्ट उनका कम नहीं हो रहा है। डेप्ट उनका आप देख रहे हो कि जो पहले जो है वो 2013 में पहले कितना था 9% ही था, सिर्फ कहीं पे था ना, हाँ 9.3% ही था, लेकिन 2021 में यही जो है वो कितना हो गया 24.7 बिलियन हो चुका
जो कि लगभग 27.4% है। यानी कि आप देख रहे हो ना कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, डेप्ट उनका कंटिन्यूअसली बढ़ते चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का कि हाउ मॉनेटरी एक्सचेंज इम्पैक्ट द यूज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब किस तरीके से नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जो है वो हमारे जीडीपी जो है उसको हेल्प मतलब कि जो भी है एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में हेल्प कर सकता था, या फिर उसका क्या इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलता। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होते हैं ना, वैसे मतलब कि काम जिनके लिए हम लोग किसी तरीके का पेमेंट नहीं करते हैं, इनको हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। जैसे कि इनका जो है वो ना अवेलेबल नहीं रहता है रिलायबल डेटा, सबसे पहला कारण तो ये है। ये एक्टिविटीज़ जो है वो पब्लिक का वेलफेयर को इन्हेंस करते हैं, लेकिन हम लोगों का इसमें जीडीपी में इसका एस्टिमेट हम लोग नहीं कर सकते हैं, और इसके वजह से हमारा जीडीपी जो है वो अपने एक्चुअल पोजीशन से डाउन दिखता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा किचन गार्डनिंग है, या फिर सर्विस ऑफ होम मेकर, जो हाउसवाइफ वगैरह जो सर्विसेज देती हैं वो भी इसी में आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि मॉनेटरी मेजर्स ऑफर अ वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन इकोनॉमी। तो किस तरीके से मॉनेटरी मेजर्स जो है वो हमारे हेल्प करेंगे इन्फ्लेशनरी गैप एक इकोनॉमी में कम करने के लिए, उसका क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला क्या सॉल्यूशन हो सकता है ना, यहाँ पे इंक्रीज कर दे हम सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है, तो जितने भी बैंक्स होते हैं, जितना भी अमाउंट का वो लोग बैंकिंग करते हैं, मतलब कि बिजनेस करते हैं, उसका कुछ एक परसेंटेज जो है ना वो उनको आरबीआई के पास में रखना होता है कैश के फॉर्म में, जो कि अभी के समय में 4.4% के लगभग जो है वो चल रहा है। तो इसमें होता क्या है ना कि इस परसेंटेज को अगर बढ़ा देंगे तो जितना भी बैंकिंग सिस्टम से उन लोग बिजनेस करेंगे उसका 5% अगर कर देंगे, तो वो 5% जो है वो उनको कैश जो है वो आरबीआई के पास में रखना पड़ेगा। अब इससे रखने से क्या हो जाएगा ना, उनका बोरोइंग जो है वो बैंकिंग का वो फॉल हो जाएगा, और जिसके वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगा, और इससे हमारा इन्फ्लेशनरी गैप जो है इकोनॉमी का कम हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट सेल कर दे अपने सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में। जब सेंट्रल बैंक जो अपने सिक्योरिटीज़ को इफेक्ट मतलब कि सेल करता है मार्केट में, तो इसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो हमारे कमर्शियल बैंक पे देखने को मिलता है, जिसमें क्या था ना कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो इन सिक्योरिटीज़ को जो है वो खरीद लेते हैं। सिक्योरिटीज़ को जब बैंक खरीद लेगी तो फिर वही होगा, उनका जो क्रेडिट देने का कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से फिर से एग्रीगेट डिमांड जो है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगा, और इकोनॉमिक गैप जो है वो कम हो जाएगा। आप यहाँ पे सीआरआर के जगह पे सीआरआर एंड एसएलआर भी लिख सकते हैं कि सीआरआर साथ साथ में एसएलआर अगर भी इंक्रीज कर देंगे तो भी मतलब कि ये हो सकता है कि पता कि इन्फ्लेशनरी गैप करने का ये दोनों ही तरीका है। या फिर रिजर्व रेशियो होता है, रेपो रेट है ना, रिवर्स रेपो रेट, दो तरीके हैं। तो ये इन सभी का भी इस्तेमाल किया जाता है कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। तो ये भी कम ज़्यादा करने से भी कैश को मतलब कि अब जब आरबीआई से लोन ही बैंक अगर महंगा लेगा तो वो सस्ता तो लोगों को देगा नहीं। जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का यही है। तो जब वो मैं खुद महंगा लोन ले रहा था, वो आगे लोगों को महंगा देगा तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, तो फिर से डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, तो फिर से आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम में आ सकता है आपका इकोनॉमी। तो ये भी एक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हम लोगों को एक डोमेस्टिक इनकम हम लोगों को कैलकुलेट करना है। डोमेस्टिक इनकम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनडीपी ओके, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना है, हम लोगों को पता है कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, और किस पे, तो फैक्टर कॉस्ट पे बात करें। तो फैक्टर कॉस्ट में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते हैं, साथ साथ में हम लोग जो सब्सिडीज़ होते हैं उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, तो उसको हम लोग हटा सकते हैं, पहली बात। तो दूसरा डोमेस्टिक का अगर बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक में हम लोगों का NFIA भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है,
अब ये तो हो गया हमारे फॉर्मूला से, इन तीन चीज़ों को हम लोग जो है वो कट कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले जो है वो क्वेश्चन को समझिए, उसमें देखिए कि अब क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, उसमें से क्या जो है वो फॉर्मूला को देख करके ही हटा सकते हैं। दूसरा, इसमें से अगर स्कोर थोड़े से अच्छे से स्टडी करें तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं ना कि फिक्स्ड कैपिटल भी इंक्लूडेड है, तो फिक्स्ड कैपिटल को भी हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। अब यहाँ पे जो बाकी की जो चीज़ें बची हुई है, बस हम लोगों को क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे हम अपने आंसर पे पहुँच जाएंगे। तो इसका यहाँ पे वही है, बाकी सभी चीज़ों को जो है वो ऐड किया गया, तो आंसर मेरा कितना आ गया, 4700 करोड़। ठीक है, इसी का नेक्स्ट हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू एडेड में। वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड में क्या डिफरेंस है वो हम लोगों को बस बताना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है क्या ना, एस्टिमेटेड मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूसिव चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, है ना। वैल्यू आउटपुट में हम लोग क्या करते हैं, सभी चीज़ों को ले लेते हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं, अगर स्टॉक में चेंज हुआ है उसको भी इंक्लूड करेंगे, अगर किसी तरीके के कंजम्पशन के लिए अगर कुछ प्रोड्यूस हुआ है अपने कंजम्पशन के लिए भी इस्तेमाल कर लिया है तो वो भी उसको हम लोग उसको काउंट कर लेंगे। उसी की जगह पे अगर हम लोग वैल्यू एडेड का बात करें तो यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को यूज़ करके अपने फाइनल गुड्स को मतलब कि वैल्यू को जो है वो बढ़ा देते हैं, तो हम लोग क्या हो गया कि वैल्यू एडिशन कर दिए। जैसे कि अगर कुछ भी बना रहे हैं, जैसे कि ब्रेड ही बना रहे हैं, ठीक है, ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड बनाने के लिए आप क्या किए, फ्लोर लिए, ईस्ट है आपका, ऑयल है, जो भी है वहाँ पे लेबर वगैरह सब कुछ किए। सपोज के ब्रेड में जो आप इंटरमीडिएट गुड जो है वो 100 रुपीज़ का कॉस्ट कर डाले, ये जो है वो अगर 150 रुपीज़ का बन के रेडी हुआ तो उसमें वैल्यूडेशन आपने कितना का कर दिया, 50 रुपीज़ का जो है वो कर दिया। ठीक है, और इसी का एक और क्वेश्चन है, एक और पार्ट है इसका भी। यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि एक ना डेटा गिवन है जहाँ पे हम लोगों को नेट वैल्यू एडेड पता करना फैक्टर कॉस्ट पे किसका संभव एक फार्मर है उसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग नेट वैल्यू एडेड का बात करें तो वैल्यू एडेड अभी हम लोग को पता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स डाले उसमें जो फाइनल गुड बन के आया, जो इंक्रीज हुआ उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो सेल ऑफ व्हीट से उसका जो फाइनल गुड का यहाँ पे हम लोग को वैल्यू लेना है, फाइनल गुड। ठीक है, तो फाइनल गुड में उसने क्या किया होगा, तो वैल्यू एडिशन यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे। सेल ऑफ व्हीट से जो उसका है, परचेज ऑफ ट्रैक्टर हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे कि इसमें किसी तरीके का गुड का जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ वैल्यू। गवर्नमेंट के वजह से जो पैसे आ रहे हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर 200 का, ये भी हम लोग ले लेंगे। कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मर कंजम्पशन, इसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल स्टॉक, ये हमारा क्या रहेगा, इंक्लूड करेंगे, लेकिन इसको हम लोग माइनस करेंगे। सब्सिडीज जो है वो हमारा, ये भी हम लोगों का इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को जो है वो ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आ गया, 6970 करोड़। ठीक है, और साथ साथ में एक और क्वेश्चन था इसी का, एक और पार्ट है। तो पूछा गया स्टेट एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर जो है इनकम अब्रॉड से आता है, उसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, नेट कंपनसेशन जो एम्प्लॉई का आता है वो, नेट इनकम जो प्रॉपर्टीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का आता है वो, साथ साथ में रिटेन्ड अर्निंग जो रेसिडेंट्स कंपनीज जो अब्रॉड की हैं वो, इनमें से किसी भी आप दो को ले सकते हैं। तो इतने जो है वो हमारा इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है अपना। 13 क्वेश्चन जो है हम लोगों का बेसिकली कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए के बेसिस पे, जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वो केमिकल कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं पेस्ट को किल करने के लिए। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो है वो हेल्थ रिस्क को देते हैं, अगर हम लोग उसको नॉमिनल कंजम्पशन भी करते हैं उस पर भी। अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को देखें और इसका अगर हम लोग दो ट्रेडिशनल मेथड देना चाहें रिप्लेसमेंट ऑफ पेस्टिसाइड का, तो हम लोग क्या दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है इसी का, चलिए बी में बाद में आएंगे, पहले हम लोग जो है इसका ए पार्ट को देख लेते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो थे वो कंट्रोल करते थे कंटेमिनेशन विदाउट यूज़ ऑफ केमिकल। पहले के टाइम में जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज़ होते थे वो किसी तरीके के कंटेमिनेशन को हेल्प नहीं करते थे, है ना।
या फिर फर्टिलाइजर वैसा नहीं होता था जो कि किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए। तो पुराने वाला ही अगर यूज़ किया जाए, जैसे कि नीम ट्रीज़ और उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसी को नेचुरल पेस्ट कंट्रोल के जैसा यूज़ किया जा सकता है, ताकि जो कि इंडिया में लगभग बहुत सारे पुरानों से हो रहा है। रिसेंटली गवर्नमेंट जो है वो भी प्रमोट कर रहे हैं क्या नीम कोटेड यूरिया वगैरह को, ताकि नेचुरल पेस्ट कंट्रोल हो सके। साथ साथ में दूसरा क्या हो जाता है कि लार्ज वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स को हम लोग डेवलप करने के लिए छोड़ सकते हैं अपने एग्रीकल्चर एरिया के, ताकि वो क्लियर कर सके वेराइटीज़ ऑफ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको, जो कि एक नेचुरल पेस्ट फिर से हो जाए। आ जाते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट बी में। तो यहाँ पे रिसेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लम है जो है वो देख रहा है कैजुअलाइजेशन का वर्कफोर्स में, जिसमें क्या है ना कि अग्रेवेटेड बाय द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। जो कोविड-19 हुआ उसकी वजह से ये चीज़ हो रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो हमको इसके दो डिसएडवांटेजेस जो है वो बताने कैजुअलाइजेशन के, वर्कफोर्स जो हमारे पास में जो ये जो दिया हुआ है इसमें, तो उसके दो डिसएडवांटेजेस हम लोगों को बताना। तो the given statement is quite appropriate with the reference of the casualization level in the India। जो स्टेटमेंट जो दिया था वो लगभग सही था। तब इसके दो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ये इसका कुछ पार्ट नहीं है। जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं ना, उनका राइट जो है वो लेबर में भी प्रॉपरली जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है लेबर लॉज के अकॉर्डिंगली। पर्टिकुलरली जो पेंडेमिक का सिचुएशन आया ना, यहाँ पे डिमांड्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज के जो है वो कम हो गए। इसकी वजह से कैजुअल जो वर्कर्स थे वो लेफ्ट जॉबलेस हो गए हैं विदाउट एनी कंपनसेशन और सपोर्ट। उनको किसी तरीके का ना ही कंपनसेशन दिया जा रहा है ना ही सपोर्ट दिया जा रहा है, क्योंकि वो परमानेंट वर्कर नहीं थे। कैजुअल वाले लोगों का कोई ऐसा नहीं होता कि उनको देना ही है कंपनसेशन। अब दूसरा, कोविड-19 के समय में लॉकडाउन हो गया, बहुत सारे मिलियंस ऑफ वर्कर जो है अपना जॉब जो है वो तो हो ही गया है, चला ही गया है, लेकिन और उनके क्वेश्चन जो है सर्वाइवल पे भी उठ गए। एडिशनली इसका क्या हुआ ना, उनका हेल्थ एक्सपेंडिचर भी जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। अगर इस तरीके के वर्कर जो है वो किसी फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते तो उनको किसी न किसी तरीके के हेल्प जो है वो ज़रूर मिल गया होता इस तरीके के डिफ़िकल्ट टाइम में। रेस्पाइट मतलब वही डिफ़िकल्ट टाइम में जो हेल्प मिल जाता है उसको हम लोग रेस्पाइट बोलते। तो इस तरीके से हमारा डिस्कशन जो है हमारे इकोनॉमिक सैम्पल पेपर का जो है वो एंड होता है। यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स हुआ है। अगर आपको अकाउंट्स और बीएसटी का भी देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसका भी पार्ट जो है वो बहुत जल्द आपके पास में आ जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो और अच्छा लगा हो, आपको एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा या बुरा जो भी लगा हो। आप अपने एक्सप्रेशंस को रखने के लिए फ्री हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो किसी भी तरीके का हो, आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।